हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर ग्रेविटेशन चैप्टर में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर सेकंड है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में जो है हमने व्हाट इज ग्रेविटेशन इसके बारे में बात किया था। देन हमने जो है वो फिर हमने जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स की भी उस लेक्चर में बात की थी और उसके बाद हमने केपलर्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ देखा था। नाउ ग्रेविटेशन चैप्टर लेक्चर 1 में जो है हमने फर्दर ये भी देखा था कि केपलर जो है उसने जो भी एज्यूम किया और जो भी उसका स्टडी था वो एक्चुअल में एक्यूरेट था, बट वो उसको जो है वो फर्दर जो है वो प्रूफ नहीं कर पाया। साइंस में जो है आपको कुछ भी चीज अगर आप डिस्कवर करते हैं या आप जो है वो एनालाइज करते हैं तो आपको जो है फर्दर उसको प्रूफ करना पड़ता है। तो ये जो प्रूफ करने का जो एक पर्टिकुलर जो थिंग है वो उसके पास नहीं था, वो नहीं कर पाया। और ये जो प्रूफ करने का केपलर्स लॉ प्रूफ करना था ये फर्दर न्यूटन ने करके दिखाया। तो बेसिकली व्हाट इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन जो है उसने जो है वो फर्दर स्टडी भी किया और उसको प्रूफ भी करके दिखाया कि केपलर ने जो भी कुछ बातें कही थी। केपलर फर्स्ट लॉ में क्या कहा था कि जो प्लैनेट मूव करता है अराउंड द सन इट फॉलोज एन एलिप्टिकल पाथ। उसके बाद सेकेंड लॉ में उसने बताया था कि एरिया जो भी सन और प्लैनेट के बीच में होता है एट डिस्टेंस dt, वो जो एरिया होता है वो किसी भी इसमें जो है वो पाथ में आप ले लीजिए, किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए, वो सिमिलर ही होगा। थर्ड इसमें उसने बताया था कि टाइम पीरियड जो होता है रिवोल्यूशन का, उसका अगर हमने स्क्वायर कंसिडर किया तो एवरेज डिस्टेंस जो होता है प्लैनेट और सन के बीच में उसका क्यूब उसके साथ जो है वो फर्दर रिलेट करता है और उसी के ऊपर से हमने इक्वेशंस भी फाइंड आउट किए थे। बट ये बेसिकली ये सब आया कहाँ से, तो ये जो है केपलर्स लॉ जो है वो फर्दर न्यूटन ने अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो है उसको प्रूफ करने की कोशिश की। अब न्यूटन लॉ क्या बोलता है, देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज यूजुअली स्टेटेड एज दैट एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट each other particle in the universe with a force that is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। मतलब अब मैंने पिछले लेक्चर में जैसे बताया था कि ये जो ग्रेविटेशन है ये अर्थ में ज्यादा है, इसलिए जो है वो फर्दर हमको यहाँ पे मिलता है, अर्थ के बाहर नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो थ्रू आउट द यूनिवर्स जो है ये आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि हर एक पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है बाय यूजिंग सर्टेन फोर्स, और ये जो फोर्स होता है ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड द स्क्वायर ऑफ द और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब ये जो है बेसिकली सपोज ये है प्लैनेट 1 है और ये प्लैनेट 2 है, ठीक है, या फिर ए प्लैनेट और बी प्लैनेट बोलते हैं। इसका जो है मास m1 है और मास m2 है। तो फोर्स जो है जैसे उन्होंने बताया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m1 एंड m2 एंड प्रोडक्ट ऑफ मास m1 एंड m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। m1 और m2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो है d। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने क्या बताया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास m1 एंड m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है इसका जो स्क्वायर है ये इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली मतलब 1 बाय डिस्टेंस, ठीक है, इनवर्स मतलब 1 अपॉन समथिंग जो भी आपकी वैल्यू होगी दैट इज इनवर्स। ओके, नाउ उसी से हमको फॉर्मूला डिराइव करके मिला। फर्स्ट जो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका जो फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, वेयर G इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये G क्या है, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, नाउ हमने जैसे पिछले लेक्चर में बात की थी कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई बता सकता है? यस, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? Uniform circular motion is defined as the motion in which a body travels a circular path in a body travels a circular path at constant speed। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड पे जब एक बॉडी फर्दर सर्कुलर पाथ ट्रेवल करती है तो उसको बोलता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की थी, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये बेसिकली सर्कुलर मोशन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमेशा इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, इट्स डायरेक्शन विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। मैंने बताया था स्टोन उसको हम घुमा रहे हैं तो जितने ज्यादा इससे घुमाएंगे, जितने देर तक घुमाएंगे तब तक वो घूमते रहेगा। जैसे हमने घुमाना छोड़ दिया मतलब
वो जो स्टोन है वो मूव करना छोड़ देगा। तो ये बेसिकली जो है वो स्टोन जब घूम रहा है तो वो बेसिकली कैसे क्यों घूम रहा है, क्योंकि सेंटर से जो है उसको फर्दर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए वो टुवर्ड सेंटर उसका जो है फोर्स रहता है डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन फोर्स की है वो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इफ m is the mass of a body moving with velocity v along a circular path with radius n, then the circular centripetal force will be। अब centripetal force होता क्या है ये आपको लर्न करना है। F is equals to mv square अपॉन r। अगर एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है और उस बॉडी का मास m है और वेलोसिटी v है सर्कुलर पाथ में, और वो जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस जो है वो r है, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होता है F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब ये कहाँ से आया, तो ये इसका फर्दर डेरिवेशन जो है वो आपको क्लास 11th में जब आप जाएंगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें जो है इसका आपको फर्दर डेरिवेशन मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे जस्ट रिक्वायरमेंट है आपको जस्ट पढ़ के रखना है कि फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। कैसे आया, m is the mass, v is the velocity and r is the radius of the circular path। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आप पूछना चाहें तो आपके तरफ से मैं ही पूछ देती हूँ कि बेसिकली मैडम यहाँ पे जो है वो सर्कुलर पाथ पे बॉडी जो है वो ट्रेवल कर रही है, तो एक पॉइंट से जब वो रिटर्न आएगी तो इसका वेलोसिटी तो 0 होना चाहिए, बट ये बॉडी जो है वो मोशन में है। ठीक है, अब इसका आंसर बता रही हूँ मैं कि यहाँ पे जो है वेलोसिटी वो सर्कुलर पाथ में है, तो फाइनल मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर वेलोसिटी है वो 0 हो जानी चाहिए, बट यहाँ पे जो है वो बॉडी कांस्टेंट मोशन पे है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक नहीं रही है, तो इसी की वजह से यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी हम कंसिडरेशन में लेंगे और यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर वो बॉडी मतलब जो भी कुछ बॉडी मोशन कर रही है वो अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से उसी पॉइंट पे आके रुकती थी तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता था, और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता था तो फिर वेलोसिटी तो 0 होनी थी। बट इस केस में जैसे मैंने बताया कि बॉडी कांस्टेंट मोशन में है, यहाँ पे उसने रेस्ट लिया ही नहीं है, रुकी ही नहीं है, तो फिर उस केस में हम जो है वो वेलोसिटी कंसिडर करेंगे। ओके, नाउ the speed of a planet in terms of period of revolution is given by। अब अगर सपोज एक सर्कुलर मोशन में जो है वो प्लैनेट मूव कर रहा है तो इसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली हम जो है इसका स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन शो कर रहा है तो यहाँ पे स्पीड जो है वो चेंज हो रही है एट अ पर्टिकुलर, अगर मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया तो वहाँ पे हर इंस्टेंट पे जो है वो स्पीड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे वेलोसिटी कंसिडर करेंगे। ठीक है, नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम पीरियड। ओके, नाउ यहाँ पे सर्कुलर पाथ है तो उसका जो है हम सरकमफरेंस कंसिडर करेंगे। सरकमफरेंस कितना होता है सर्कल का, 2πr। तो अकॉर्डिंगली वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, दैट इज सर्कुलर पाथ है इसलिए यहाँ पे 2πr लेंगे अपॉन टाइम पीरियड टेकन, टाइम टोटल रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगा, दैट इज कैपिटल T। ठीक है, अब v इज इक्वल टू ये हमको वैल्यू पता चल गई ये कि 2πr अपॉन T। अब ये वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में डालेंगे तो हमको फर्दर मिलेगा f m इंटू वी की वैल्यू यहाँ पे डाल दी 2πr स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ये वैसा क्या वैसे ही रखा, इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमको मिलता है 4m पाई स्क्वायर r अपॉन T स्क्वायर। क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये देखो 2 का स्क्वायर कर दिया 4, m वैसे ही है, पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर। ठीक है, आ गई बात समझ में, सॉरी r, यहाँ पे r से 8 कट क्या है इसलिए यहाँ पे r बचा है। नाउ अब ये जो इक्वेशन मिली इसको हम बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी r स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी हमने r स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो हमको फर्दर क्या मिलता है 4m पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन r स्क्वायर T स्क्वायर। अब हमको केपलर्स थर्ड लॉ ने क्या बताया था, T स्क्वायर बाय r स्क्वायर मतलब k होता है, बराबर ना। T स्क्वायर बाय r स्क्वायर क्या होता है, k होता है, दैट इज कांस्टेंट। तो उसी के ऊपर से हमको इक्वेशन मिलती है f इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m अपॉन r स्क्वायर k। T स्क्वायर बाय सॉरी r क्यूब बाय T स्क्वायर था यहाँ पे, तो उसको जो है हमने 1 बाय k लिखा। ठीक है, तो 1 बाय k के हिसाब से हमको फर्दर फोर्स का फॉर्मूला मिलता है f इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m अपॉन r स्क्वायर k। अब इसी से न्यूटन ने ये कंक्लूड किया कि बेसिकली सर्कुलर पाथ में जो भी मोशन हो रहा है वो बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है। अब ये बात जो है वो केपलर नहीं बता पाया था, ये न्यूटन ने यहाँ पे बताया कि बेसिकली
Centripetal force is the only force which is responsible for the circular motion around the planet जो है वो around the sun circular motion जो कर रहा है वो because of centripetal force है। और ये जो force है वो inversely proportional है किसके inversely proportional है? It is the inversely proportional to the square of the distance between the planet and the sun. Square of the distance between the planet and the sun. तो यहाँ पे जो है केपलर्स थर्ड लॉ जो है वो न्यूटन ने फर्दर बताया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से उसने जो है वो फर्दर प्रूफ करने की कोशिश की कि सेंट्रिपिटल फोर्स ये सर्कुलर या इलिप्टिकल पाथ पे जो भी हम अर्थ ट्रैवल कर रहा है या दूसरे प्लैनेट ट्रैवल कर रहे हैं ये बिकॉज ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स है। और ये जो है वो फर्दर कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट द प्लैनेट एंड द सन। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जी जो है व्हाट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हमने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखा कि F इज इक्वल्स टू क्या था? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को G की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है तो G को मैंने यहाँ पे ले लिया और बाकी सारी चीजें जो है वो F की तरफ ट्रांसफर कर दी, दैट इज फोर्स की तरफ। तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है? G इज इक्वल्स टू F इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। नाउ अब ये जो वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, यहाँ पे आपको ये वैल्यू याद करके रखनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपको क्या है, कभी कभी डायरेक्टली आपको जो है वो पूछेंगे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो एसआई यूनिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? फोर्स के लिए है न्यूटन, ये है रेडियस जो है वो मीटर में गिना जाता है, यहाँ पे r स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 एंड m2, m1 का kg m2 का kg मतलब kg स्क्वायर हो गया। तो उसी के ऊपर से हमको यहाँ पे ऐसा यूनिट मिलता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू ऑफ g है ये किसी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो अगर आप अर्थ के अंदर बात कर रहे हो तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी, अर्थ के बाहर आप अगर बात कर रहे हो तो वहां पे भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, और ये डिपेंड नहीं करता कि मीडियम कौन सा है, यहाँ पे वाटर मीडियम है, एयर मीडियम है या वैक्यूम है। ओके, इफ टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर देन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विल बी इक्वल टू फोर्स। अगर दो बॉडीज हैं वो उनका मास जो है वो 1 kg है और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होगा? जितना फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी होगा। एसआई यूनिट की मैंने बात की थी ऊपर ही। व्हाट इज एसआई यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नाउ though various objects on earth attract each other but do not show visible motion because gravitational force between them is very small। अब suppose कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है अगर अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है तो उनके बीच में जो है वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है और वीक होने की वजह से हमको जो है वो फर्दर इसमें जो है मूवमेंट दिखाई नहीं देती। आ रहा है ध्यान में? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट thing, that is acceleration due to gravity. It is basically denoted by g. What is acceleration due to gravity? अब normal acceleration क्या है? सबसे पहले बताओ normal acceleration होता क्या है? क्लास 9 में आपने पढ़ा हुआ है laws of motion में, मैंने ही आपको पढ़ाया हुआ है। जिसको क्लियर नहीं है बेटा प्लीज पहले what is acceleration, what is velocity, what is further force क्या होता है, ये सारा जो है हमने वहाँ पे laws of motion में पढ़ा हुआ है। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप प्लीज वहां पे जाके एक बार देख लो, रिवाइज कर लो और क्लास 10th में पूरे कंसेप्ट जो है वो क्लियर करके माइंड में क्लियर करके फर्दर आओ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज डिनोटेड बाय जी। नाउ दिस एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन विथ विच अ बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पुल इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने क्या बोला? ऐसा एक्सेलरेशन जिसमें बॉडी जो है वो अर्थ के तरफ जो है वो एक्सेलरेट करती है। क्यों एक्सेलरेट करती है? क्योंकि अर्थ के तरफ से जो है एक पुल उस बॉडी के तरफ इन्फ्लुएंस होता है, मतलब अर्थ जो है अपनी तरफ उस बॉडी को खींचने की कोशिश करती है। इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या है?
It is the change in velocity with respect to time. What is normal acceleration? It is nothing but change in velocity, that is final velocity minus initial velocity with respect to time is our acceleration. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं acceleration due to gravity. Okay? Now ये जो acceleration due to gravity है ये directly proportion है mass of earth से. Acceleration due to gravity is directly proportional to the mass of earth and inversely proportional to the radius of earth. Suppose ये एप्पल है, ठीक है, इसका मास m है. अब यहाँ पे फर्दर जब ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से यहाँ पे ये एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा तो अर्थ का मास जो है वो m है. तो बेसिकली ये जो फोर्स है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे F is equals to m into a, that is mass into acceleration. But न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, F is equals to g into कैपिटल M into m divided by r square, where कैपिटल M मतलब मास ऑफ अर्थ हो गया, स्मॉल m मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया और r square is the distance between the planet and the object. Okay, now इन दोनों को हमने जब इक्वेट किया, इक्वेटिंग 1 and 2 we get gmm upon r square is equals to m into a. ठीक है, अब यहाँ का m और यहाँ का m जो है वो कैंसिल हो जाता है और हमको वैल्यू मिलती है एक्सेलरेशन की. एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू g, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? 6.67 into 10 to the power of -11. ठीक है, ध्यान में रखो. Now g into m, that is mass of earth upon r square, और ये acceleration जो है that is gravitational acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity किससे डिनोट करते हैं हम? small g से. आपको यहाँ तक समझ में आया? ये डेरिवेशन जो है वो आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि what is acceleration due to gravity और उसकी वैल्यू कैसे डिराइव करोगे. तो what is acceleration due to gravity? The acceleration with which a body falls towards earth because of earth's gravitational pull is known as acceleration due to gravity. हमको पता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से F is equals to mass into acceleration. Now न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फर्दर फॉर्मूला है वो है F is equals to gmm upon r square. Now 1 और 2 को हमने इक्वेट किया तो हमको फर्दर मिलता है gmm upon r square is equals to m into a. यहाँ पे ये जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है दोनों साइड में सेम है, कैंसिल हो जाएगा. फर्दर एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलती है हमको g into m upon r square और ये जो हमको वैल्यू मिल रही है ये फर्दर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू. ओके, आ गया ध्यान में. नाउ वेरिएशन इन g. अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. अगर आपको नोट करना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के भी आप फर्दर अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं. नाउ एक्सेलरेशन इन वेरिएशन इन ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब ये जो जी है इसमें वेरिएशन क्या होता है ये हमको देखना है. जी चेंजेस अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. इट इज ग्रेटर एट पोल्स एंड लेसर एट इक्वेटर. अब अर्थ जो है ना वो अर्थ कैसे घूमता है आपको पता है? अर्थ जो है वो कभी भी ऐसे रोटेट नहीं करता, वो फर्दर ऐसे टिल्ट होके रोटेट करता है. देखिए सपोज ये अर्थ का वाई एक्सिस है तो ये ऐसे नहीं रोटेट करके थोड़ा सा टिल्ट होके रोटेट करता है. तो यहाँ पे क्या होता है कि पोल्स की तरफ जो होता है वो यहाँ पे जब ये घूमेगा तो इसकी जो यहाँ पे पोल्स की तरफ जो है ये फ्लैट हो जाता है एक्सेलरेशन, और ये वाला जो साइड है ये बल्ज आउट होता है. घूमते समय ये वाला साइड जो होता है ये बल्ज आउट होता है. तो इसी के वजह से क्या होगा, g changes, that is acceleration due to gravity changes along the surface of earth. It is greater at poles. फ्लैट हो जाएगा पोल्स की तरफ, इसलिए वो acceleration due to gravity वहां पे ज्यादा होगी. और जो इक्वेटर्स है, अर्थ का जो इक्वेटर्स है वो बल्ज आउट हो जाएगा और उसी की वजह से जो है यहाँ पे फर्दर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी. तो इसलिए ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ये हमेशा सेम नहीं होती. नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस अलोंग द अल्टीट्यूड. जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हाइट इंक्रीज होगी तो इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो हमेशा कम होती है. ठीक है. नाउ इवन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस इन डेप्थ. ऊपर चले जाओ जी की वैल्यू कम होगी, नीचे डेप्थ में चले जाओ फिर भी जी की वैल्यू कम होगी. ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ जो है खुद भी उसका जो मास होता है m वो खुद भी जो है वो ग्रेविटेशनल
फोर्स की तरफ जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, और जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हो वैसे वैसे उसके मास जो है वो कंसिडरेशन में कम हो जाता है। तो उसी की वजह से क्या होता है कि टुवर्ड्स द सेंटर अगर हम जाने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, नाउ हमको यहाँ पे ये चीजें याद रखनी है। मास ऑफ अर्थ होता है क्या है 6 × 10⁻24। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.4 × 10⁻6। ये वैल्यूज हमको जो है मगअप कर लो या फिर कुछ भी कर लो, बट ये आपको जो है वो याद रखनी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमने अभी देखी है 6.67 × 10⁻11। ये सारे वैल्यूज हम जब पुट करते हैं हमारे फॉर्मूले में तो हमको क्या मिलता है, G इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज G इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ अर्थ हमने डाल दिया 6 × 10⁻24 और रेडियस डाल दिया 6.4 × 10⁻6। तो ये टोटल वैल्यू जब हम डालते हैं तो हमको आंसर मिलता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो है 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ओके, यहाँ पे भी आपको यूनिट ध्यान में रखना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये कभी कभी आपको डेरिवेशन छोटा सा है, ये पूछा जाता है फॉर 2 मार्क्स अगेन। ओके, नाउ फ्री फॉल। व्हाट इज फ्री फॉल? जैसे आपको दिख रहा है ये यहाँ पे जो है वो पिक्चर में स्काई डाइवर्स है। ये स्काई डाइवर्स जो है वो फ्रीली फॉल कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस से। तो यहाँ पे जो है दूसरा कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, और इसी को हम बोलते हैं फ्री फॉल। व्हेन अ बॉडी falls from earth only under the influence of gravitational force with no other forces acting on it is known as free fall। जब एक बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरती जाती है और इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया हुआ है, देन उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। ओके, अब जब भी फ्री फॉल की हम बात करते हैं तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी जो होती है u, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से उसने स्टार्ट किया, वो डिस्टेंस पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी 0, जहां से उसने स्टार्ट किया। तो इसलिए फ्री फॉल में हमेशा हम इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 यूज करते हैं, और यहाँ पे एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g। तो उसी के हिसाब से जो लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था v इज इक्वल्स टू u + at, यहाँ पे u की वैल्यू 0 हो गई, तो इसलिए हमको मिल गया v इज इक्वल्स टू gt। a की जगह g ले रहे हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। s इज इक्वल्स टू हाफ gt² एंड v² इज इक्वल्स टू 2gs। अब ये सारा जो है, व्हाट इज s? s इज द डिस्टेंस, v is the final velocity, g is the acceleration due to gravity and t is the time required to fall। okay, total time taken। तो उसी के ऊपर से अगेन लॉज ऑफ मोशन के जो इक्वेशंस हमने क्लास 9th में डिराइव किए थे, उसी से जो है हमको ये फर्दर फ्री फॉल के जो है वो एग्जांपल्स मिले हैं। फ्री फॉल का जो भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ये ध्यान में रखना है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट u is always taken as 0। initial velocity is always taken as 0। now next, साइन कन्वेंशंस फॉर वर्टिकल मोशन। बेसिकली वर्टिकल मोशन जब हो रहा है तो उसमें जो है हमको u की वैल्यू क्या लेनी है, v की वैल्यू क्या लेनी है, हाइट कैसे लेनी है, g कैसे लेना है, ये हमको जो है वो फर्दर न्यूमेरिकल्स में जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है साइन कन्वेंशंस की एक छोटी सी ट्रिक दे रही हूँ, आपको ध्यान में कैसे रखना है कि कौन सी वैल्यू कब नेगेटिव होगी और कब पॉजिटिव होगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि एप्पल है। ओके, नाउ एप्पल वाज हैविंग द इनिशियल वेलोसिटी u। ओके, ये फ्री फॉल का केस नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे u 0 लेंगे क्या? नहीं, फ्री फॉल के ही केस में आपको u 0 लेना है। ओके, नाउ व्हेन द एप्पल जो है वो फर्दर एक पॉइंट पे हमने उसकी वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी u लिया हुआ है। ये जब फॉल हो रहा है तो इसका जो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ये कवर कर रहा है जैसे ही फॉल होता है वो है h। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, और जब ये फाइनली नीचे पहुंच जाता है तो फाइनल वेलोसिटी विल बी v। ओके, नाउ if a body is thrown vertically downwards with initial velocity u in time t, the final velocity will be v। let h is the vertical height and acceleration due to gravity is g। अब यहाँ पे
आपको एक चीज जो यहाँ पे मैंने येलो में बताया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप ऊपर चले जाओ या नीचे चले जाओ, आपको हमेशा माइनस लेनी है। मैंने क्या बताया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऊपर चले जाओ या नीचे चले जाओ, मोशन करते समय वर्टिकली अपवर्ड जाओ या वर्टिकली डाउनवर्ड जाओ, यू हैव टू टेक जी एज नेगेटिव। किसी भी केस में आपको जी क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ओके, नाउ देखो ये बॉल है, ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से यहाँ पे नीचे फॉल कर रहा है, ये फ्री फॉल का केस नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे जो है u की वैल्यू नेगेटिव, v की वैल्यू नेगेटिव, g की वैल्यू नेगेटिव, h की वैल्यू भी नेगेटिव। अब यहाँ पे क्यों लिया नेगेटिव, देखो ये हमारा x एक्सिस है, सॉरी ये हमारा x एक्सिस है, तो ये अगर पॉजिटिव x एक्सिस होगा तो ये इस साइड नेगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव y एक्सिस है तो ये साइड नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जब ये ऊपर से वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन में जा रहा है बॉल, तो ये टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस जा रहा है, तो नेगेटिव एक्सिस जाने की वजह से यहाँ पे हमने u की वैल्यू नेगेटिव ली, v की वैल्यू भी नेगेटिव ली, g की भी नेगेटिव ली और h की भी नेगेटिव ली। ओके, ध्यान में आया। अब फ्री फॉल का अगर केस होगा तो मैंने पहले ही बताया कि फ्री फॉल के केस में इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 ली जाती है। अब ये बॉल भी डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस जा रहा है। ठीक है, तो टुवर्ड्स नेगेटिव जा रहा है, एक्सिस जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भी v की वैल्यू नेगेटिव, g की वैल्यू नेगेटिव, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट भी जो है वो कम होते जा रही है। ओके, जो इनिशियल वेलोसिटी जब उसने इनिशियल वेलोसिटी पे था तो वो जो डिस्टेंस था वो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही है। नाउ अगर हमने एक बॉल जो है अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका तो उसमें क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव y एक्सिस पे जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाएगी, बट किसी केस पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जब फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, बट तब तक जो है ये पॉजिटिवली, जितने स्पीडली आप ऊपर बॉल फेंकोगे उतने ही ज्यादा वो डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये v की वैल्यू जो होती है वो पहले इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी विल बी अगेन पॉजिटिव, हाइट गेन करेगा इसलिए h इज पॉजिटिव, g हमको हमेशा नेगेटिव लेना है। ठीक है, जी हमको हमेशा नेगेटिव लेना है, और जब बॉडी सरफेस पे होती है, अर्थ सरफेस पे जब बॉडी होती है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी इज ऑलवेज 0 एट अर्थ सरफेस। ओके, ऊपर जाओ या नीचे जाओ ये नेगेटिव होती है। क्यों नेगेटिव होती है ये क्लास 11th में आपको डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पे बता रही हूँ। अगर फ्री फॉल का केस है तो जी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस पर जा रही है। अगर ऊपर जा रहा है तो भी उसको जो है वो फर्दर अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करना पड़ता है, इसलिए उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव ली जाती है। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द साइन कन्वेंशन फॉर वर्टिकल मोशन। यही आपको जो है वो फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय लेने हैं। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूंगी, कोई इश्यू नहीं है। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये पॉजिटिव y एक्सिस है, नेगेटिव y एक्सिस है। अगर सपोज बॉल नीचे जा रहा है तो वो टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस जाता है, ऊपर जा रहा है तो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस जाता है, और इसी के ऊपर से आपको ये साइन कन्वेंशन ध्यान रख के फिर आपको जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। आ गया ध्यान में? दिस इज ऑल अबाउट द साइन कन्वेंशंस। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो फर्दर इसी से रिलेटेड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड उसी से रिलेटेड जो है हम फर्दर व्हाट इज फ्री फॉल, एस्केप वेलोसिटी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस चीज की भी बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।